फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। तो बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट 30 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आ जाओ भाई, टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले सर ये चैप्टर बताता क्या है? ये चैप्टर ये बताता है कि आखिरकार टाइम क्या निकलेगा सप्लाई का। सर उससे क्या होगा? जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है 20 अक्टूबर, तो जीएसटी का पेमेंट अगले महीने की 20 नवंबर को हो जाएगा। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई अक्टूबर महीने में निकलता है तो जीएसटी का पेमेंट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को। तो सर ये टाइम ऑफ सप्लाई में बहुत सारी तारीखें होती है, इनवॉइस की डेट, कॉन्ट्रैक्ट की डेट, पेमेंट की डेट। तो इसमें हमको बस यही पता लगाना रहता है कि आखिरकार वो कौन सा टाइम है जहां पे हमें जीएसटी पे करना है, सप्लायर को जीएसटी पे करना है। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 12। ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस की डेट और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। एक तो आपको लेना है इनवॉइस की डेट और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब डाउट यह आएगा, सर आखिरकार लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या होती है? तो अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो जिस दिन रिमूवल हो जाए या उसके बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। पर सर अगर कोई अदर केसेस है, गुड्स का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो सर मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुड्स की डिलीवरी तो होगी, कस्टमर कभी ना कभी गुड्स को लेने तो आएगा, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिकरेंट बेसिस पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूज़पेपर वाले भैया आपके घर पे आते हैं वो एक दिन पेपर डाल के नहीं चले जाते, रिकरेंट बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो घर पे गैस आता है वो सर जो एलपीजी का गैस रहता है वो भी कोई एक दिन का नहीं रहता है, वो सालों साल कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, उसी को बोलते हैं हम क्या? सर इस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में या तो सामने वाला आपको टाइम टू टाइम स्टेटमेंट भेजेगा कि सर इतना हो गया है आपका, या सर आपका पेमेंट का डेट रहेगा। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट और पेमेंट, और लास्ट है हमारा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अगर आपने किसी को अप्रूवल पे गुड्स भेजा, फॉर एग्जांपल मैं एक ज्वेलर हूं और ज्वेलरी बेचने का काम है मेरा, और मैं घर घर जाता हूं, ज्वेलरी दिखाता हूं, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो इनवॉइस बना देता हूं, रिजेक्ट करते हैं तो नहीं बनाता हूं। पर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं वो ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ही रिजेक्ट कर रहे हैं, तो लॉ मेकर बोल रहा है फिर हम उसका क्या करें? तो आप मैक्सिमम वेट करो कितना टाइम? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अगर 6 महीने तक भी सामने वाला ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाए आप तो क्या बना दो? ठीक है सर, इसका मतलब है एक तो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और दूसरा है लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स के केस में पेमेंट डेट इज इररिलेवेंट। तो गुड्स में आपको पेमेंट डेट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, एक और चीज, सर अगर 10,000 रुपए का कोई गुड्स है और 2 पार्ट है उसके गुड्स के, पार्ट 1 और पार्ट नंबर 2। अभी हमने पार्ट 1 ही दिया है, तो सर कायदे की बात है इनवॉइस कितने का बनेगा? 5,000, एज्यूमिंग दोनों पार्ट इक्वल प्राइस के। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है कि सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस। मतलब 5,000 का इनवॉइस बनाया तो सप्लाई भी कितने की रहेगी सर? 5,000 की। ठीक है, क्लियर है, बस इतनी सी बात। अब एक और चीज है, कुछ नया लाएं क्या सर इसके अंदर? एक नया पॉइंट लाएं, डेट इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन कसिनो, इस केस में सर ये तो है ही डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, और इसमें एक और चीज है डेट इज डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है सर ऑनलाइन गेमिंग में जैसे ही पैसा डिपॉजिट करोगे वैसे ही जीएसटी की बात हो जाएगी। और इसमें हमने अमेंडमेंट वाला लेक्चर, उसमें हमने क्वेश्चन भी करा था, तो आप अमेंडमेंट वाला लेक्चर भी जरूर देखना। ठीक है सर, ये बात हुई गुड्स की। फिर सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ गुड्स। अब देखो गुड्स का आरसीएम आपके कोर्स में नहीं है, पर टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन तो आपके कोर्स में है। तो अगर गुड्स में आरसीएम लग रहा है तो पहली तारीख है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट
और 31 डे फ्रॉम इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, ये 31 डे को लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज। ठीक है सर, एक और चीज, जब भी मैं पेमेंट की बात करूंगा ना, तो अगर मैं रेसिपिएंट के एंगल से बात कर रहा हूं, मतलब आरसीएम की बात कर रहा हूं, तो पेमेंट की डेट पता है क्या रहेगी? जब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हुआ या जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी, विच एवर इज। अच्छा, यही बात अगर मैं सप्लायर के एंगल से करूंगा ना, तो वहां पे डेट ऑफ डेबिट नहीं होगा, डेट ऑफ क्रेडिट। और ये तो सर ये सेम ही रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट की, विच एवर इज। तो बात बस इतनी सी है कि कौन से एंगल से बात कर रहे हैं। जब फॉरवर्ड चार्ज रहता है तो हम कौन से एंगल से बात करते हैं? सप्लायर। पर जब रिवर्स चार्ज होता है तो हम कौन से एंगल से बात करते हैं? रेसिपिएंट। तो गुड्स में आपको टोटल कितनी तारीख देखनी है सर? 3 तारीख आपको गुड्स में देखनी है। ठीक है सर, ना तो रिसीव की डेट मालूम है, ना तो पेमेंट की मिल रही है, और ना ही सर इनवॉइस की डेट है, तो हम वो 31 डेज कहां से गिनेंगे? तो अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो रेसिपेंट पक्का पक्का बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो करेगा ही, क्योंकि उसको इनकम टैक्स में भी खर्चा क्लेम करना है। तो जिस दिन रेसिपेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देगा, बस उसी को बोल देंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। फिर रहता है सर सेक्शन 12(4) डेट इज ऑफ वाउचर। अगर आपको पता है कि इस वाउचर से आप क्या खरीद सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वाउचर में लिखा हुआ है यू कैन बाय, वाउचर में लिखा हुआ है 20% ऑफ ऑन लार्ज पिज्जा। अब वाउचर से पता है कि वाउचर में क्या होगा सर? ऑफ हो जाएगा, वो भी कौन से पिज्जा पे? लार्ज पिज्जा। तो जब पता है वाउचर से क्या खरीद सकते हैं, दैट इज सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, देन टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और अगर नहीं पता है कि आप कुछ भी खरीदो मॉल से आपको 5% ऑफ मिलेगा, पर सर ये पता ही नहीं हम क्या खरीदेंगे, तो इस केस में क्या? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक सर, फिर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी जब मिला, जितना मिला कम जीएसटी मानो। अगर सर नहीं मिला तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। और एक और चीज, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सर सामने वाला रिटर्न तो फाइल करेगा ना। तो जिस दिन सामने वाले ने रिटर्न फाइल करा वही बन गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। और सर अगर फ्रॉड रॉड का केस है और हमने प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि भाई अब जीएसटी दो, क्लाइंट बोल रहा है किस बात का जीएसटी, अभी तो टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं निकला, तो सर जिस दिन क्लाइंट ने जीएसटी पे कर दिया उसी दिन को क्या बना देंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये 12(5) वाला अदर केसेस है, कभी शायद ही लगते होंगे ये अदर केसेस। आपको तो बस 12(1), 2, 3, 4 और 6 ध्यान में रखना है। इसके बाद सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सर्विस में ध्यान रखना, गुड्स की बात हो गई। देखो गुड्स में यही है, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट टू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अब मैंने इधर ही एक चार्ट बना दिया, रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, और राजा बेटा रानी बेटी पेमेंट डेटेस है ना, पास होना है ना आपको, तो May 25 या Jan 25। ठीक है, इससे ये भी प्रूफ होता है कि सारे रिवीजन के लेक्चर अपडेटेड है। तो भाई Jan 25 May 25 पास होना है तो ये वाली चीज ध्यान रखना, पेमेंट डेटेस इररिलेवेंट। ठीक है, हाँ अब आ जाओ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू हो गया तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं हुआ तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई दैट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर आखिरकार वो टाइम लिमिट कौन सा है जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए? तो नॉर्मल केस में 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। सर 30 दिन कहां से? 30 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन का मतलब है जैसे ही सर्विस हमारी कंप्लीट हो गई। बट सर बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इन केस में कितना दिन है भाई? 45 डेज। तो भाई देखो ना यार,
सेक्शन 13 क्या बोलता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, टाइम पे इशू हो गया, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ इनवॉइस इज नॉट इशूड, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट है, मतलब एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा जिस दिन पेमेंट आ गई। अपन एक दो क्वेश्चन भी रिवीजन वीडियो में टाइम ऑफ सप्लाई की करेंगे। एक और चीज, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है तो रेसिपेंट कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो करेगा, तो जिस दिन रेसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी वही बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, ये एक्सेस अमाउंट वाली बात क्या लिखी हुई है? तो देखो एक्सेस अमाउंट वाली बात बड़ी सिंपल है। एयरटेल, जियो, ये लोग है ना बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि यार ये टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ही कैसा है? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। सपोज करो एयरटेल ने मेरे को अप्रैल महीने का बिल भेजा, और बिल था सपोज करो 2238 रुपए का। अप्रैल महीने का बिल इसने 17 मई को भेजा, ऐसी तारीख अगले महीने की तारीख को बिल आता है। मैंने उसको पेमेंट 2300 रुपए कर दिया, खुले थे नहीं, 2300 रुपए कर दिया। अब एयरटेल बोलेगा टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। सर आपने पेमेंट कब करी? पेमेंट भी राजा मैंने 17 मई को ही कर ली। तो सर पूरे 2300 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगा? क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर आपने एयरटेल को कितना एक्स्ट्रा दे दिया? तो 2300 में से 2238 गए, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा दे दिए कितने रुपए? 62 रुपए। अब जब अगली बार एयरटेल का बिल आएगा, बिल तो वही आएगा, वाईफाई के बिल में कोई ज्यादा फर्क आता नहीं है। तो अगली बार एयरटेल ने वापस से बिल दिया 2238 का, ये बिल अब अगली बार दिया सर मई का था तो 17 जून को दिया। आपने पेमेंट भी सर 17 जून को ही कर दी, पर अब आप 2238 थोड़ी पेमेंट करोगे, आपने 62 एक्स्ट्रा करी हुई है, तो आप बोलोगे 2268 में से 62 रुपए। अब आपके पास खुले पैसे थे तो आपने पेमेंट कर दिया कितना? 2176। सर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर अल्टीमेटली यहां पे तो तारीख कौन सी है? 17 जून। सर एक बात बताओ, मतलब एयरटेल तो बेचारा परेशान ही हो जाएगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है 2300 रुपए पे पहली टैक्स आ चुका है, तो अब कितने पे टैक्स आएगा? 2176। तो दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा? 4476। सर अब क्या एयरटेल यही हिसाब रखते रहे कि भाई इस दिन इतना पेमेंट आया, इस दिन इतना इनवॉइस आया? तो लॉ मेकर ने बोला एयरटेल तुम्हारे लिए आसान क्या है? एयरटेल ने बोला यार हमारे लिए इनवॉइस आसान है, और अक्सर हमारा वाईफाई का बिल ऐसे ही आता है 2262 रुपए, 2218 रुपए। तो लॉ मेकर ने बोला ठीक है एयरटेल, आप चाहो तो इस पेमेंट की डेट को इग्नोर मारो, और आप चाहो तो सिर्फ कौन सी डेट को कंसीडर करो? सर ये कहां तक इग्नोर करा? अगर ये चिंदी चोरी 1000 रुपए तक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर सर आप बिल्कुल रईस हो, 2238 के आपने 4000 पे कर दिए। अरे यार ये कोई चिंदी चोरी थोड़ी हुई, अब तो सर आपको 4000 रुपए भी जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस बोलता है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है, इस पे रिलैक्सेशन मिला है अगर ये थोड़ा बहुत चिंदी चोरी कितने रुपए तक है। ठीक है, तो देखो ना यार ध्यान से, वेयर 1000 रुपए ज्यादा मिले, एडवांस मिले, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आपके ऑप्शन के ऊपर है। आपको नहीं करना है इग्नोर, आपको एक एक टाइम ऑफ सप्लाई को फॉलो करना है तो आप फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। डन है क्या क्लास? ठीक है सर, फिर वही बात, सप्लाई शेल बी डीम्ड टू रिसीव टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय इनवॉइस। और सप्लायर के एंगल से बात करूं तो जो डेट ऑफ क्रेडिट और डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो एंट्री है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, वो टाइम लिमिट क्या है? तो बिफोर भी कर सकते हैं, और सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं। सर्विसेज में मैक्सिमम कितने दिन? 30 दिन, और 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एंड एनबीएफसी।
अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो सर्विसेज जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है, उसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखी है तो इनवॉइस इशू कर देना ऑन और बिफोर। पर सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की डेट ही नहीं लिखी है, तो अगर पेमेंट की डेट नहीं लिखी इसका मतलब ये नहीं कि पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट तो होगा। तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर। और अगर सर पेमेंट कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल अगर घर बन रहा है और घर बनने में हमने ऐसा बोला है बिल्डर को कि अगर फर्स्ट फ्लोर बनाया तो 20 लाख, सेकंड फ्लोर बनाया तो 20 लाख, थर्ड फ्लोर बनाया तो 20 लाख, तो कब इनवॉइस बन जाएगा? जैसे जैसे इवेंट खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे क्या बनता जाएगा? इनवॉइस बनता जाएगा। सर अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जितना काम हुआ है उतने हिस्से तक का क्या बन जाएगा? इनवॉइस बन जाएगा। तो where the supply ceases before the completion, invoice shall be issued to the extent of supply before cessation। ठीक है सर, कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब कोई भी सर्विसेज जिसकी लाइफ, ठीक है सर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, टेलीकॉम कंपनीज। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये चाहे तो एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर या सप्लायर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहा है, विच एवर इज अर्लियर, उस तारीख पे भी इनवॉइस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है अपना एसबीआई एमपी और एक है एसबीआई महाराष्ट्र, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन में 30 डेज 45 डेज को नहीं देखना है। डिस्टिंक्ट पर्सन में एक और सहूलियत दी गई है। क्या सहूलियत दी गई है? कि सर अगर अप्रैल का ट्रांजैक्शन है तो हमने बोला देख एमपी टू क्वार्टर एंड, क्वार्टर एंड मतलब 30 जून, और जिस दिन तू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करे, सर फॉर सपोज करो इसने एंट्री मारी 15 जून, विच एवर इज अर्लियर डेट इज, तो यहां तक तू क्या बना देना? इनवॉइस बना देना। अच्छा ये सुविधा सिर्फ कहां है? डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी को तो है ही, साथ में यहां पे एक और स्पेशल जोड़ा गया है, डेट इज टेलीकॉम कंपनी। मतलब टेलीकॉम कंपनी नॉर्मल 30 दिन ही है उनके पास, पर अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उनको ये वाली सुविधा मिल जाएगी। ठीक है सर, सर्विसेज का रिवर्स चार्ज, तो ये हमने बहुत सारा पढ़ा था। सर्विसेज का रिवर्स चार्ज एडवोकेट होता है, जीटीए होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, तो सर सर्विसेज के रिवर्स चार्ज में क्या टाइम लिमिट है? डेट ऑफ पेमेंट। अब रेसिपेंट के एंगल से पेमेंट की डेट मतलब डेबिट का डेट, और बुक्स ऑफ अकाउंट के एंट्री का डेट विच एवर इज अर्लियर, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, इसका मतलब होता है कहां से? 61st डे फ्रॉम। ठीक है सर, यहां पे 61 क्यों बोला, यहां पे 31 क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर कितने दिए थे? ठीक है सर, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना इनवॉइस डेट मिल रही है, ना पेमेंट मिल रही है, तो भाई रेसिपेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो मारेगा, वाली डेट आप कंसीडर कर देना। और एक और पॉइंट है, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। बट रिवर्स चार्ज में ये दोनों डेट नहीं देखनी, उस केस में बस आपको देखना है कब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई या कब पेमेंट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो याद रखना, अगर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है जहां पे सप्लायर इंडिया के बाहर है, तो जब रेसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी या पेमेंट करा, विच एवर इज अर्लियर, यहां पे कोई इनवॉइस डेट 61 डे करने की जरूरत नहीं है। वाउचर वाला केस एज इट इज सेम जैसा गुड्स में पड़ा, 13(5) एज इट इज सेम जैसा हमने गुड्स में पढ़ा, और इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एज इट इज सेम जैसा हमने गुड्स में पढ़ा है। अब एक अमेंडमेंट आया है, रिवीजन लेक्चर में हम अमेंडमेंट भी कवर कर लेते हैं ताकि अपना अमेंडमेंट का भी हो जाए। अमेंडमेंट में आपको बता देता हूं क्या है। एक कंसेशनियर है, एजेंट है, सप्लायर है, जिसको ठेका दिया है एनएचएआई, ठेका दिया है भाई रोड बनाने का। सर 10-15 साल, 15-20 साल रोड चलेगा। सर ये तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? तो लॉ मेकर ने बोला
कि भाई मॉडल कौन सा है, तो मॉडल रहता है डीबीओटी। डीबीओटी मतलब डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि सिर्फ रोड नहीं बनाना, रोड भी बनाना है, साथ में ऑपरेशन और मैनेजमेंट भी रोड का देखना है। ठीक है सर। अब सर बात तो है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, बात वही है भाई, सर्विसेज है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, और अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो सर्विस कंप्लीट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आप बोलोगे सर सर्विस तो 15 साल बाद कंप्लीट होगी, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला पॉइंट तो इररिलेवेंट है, तो क्या आएगा सर, कब इनवॉइस इशू करना है। अब भाई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस इशू करना मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, पर अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, और अगर लिंक्ड टू इवेंट है तो जैसे जैसे इवेंट खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इनवॉइस बनता जाएगा। और जनरली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिंक्ड टू इवेंट होते हैं। NHAI बोलेगा कि अगर 1000 किलोमीटर के हम आपको 10 करोड़ दे रहे हैं तो हर 100 किलोमीटर पे हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। जैसे ही 100 किलोमीटर हो जाएगा तो आप हमें बता देना कि 100 किलोमीटर डन है, तो 100 किलोमीटर में क्या बनता जाएगा, इनवॉइस बनता जाएगा। ठीक है सर। पेमेंट कैसे होती है, पेमेंट का मोड होता है हाइब्रिड एन्युटी मोड। इसमें पेमेंट भी होती है और थोड़ा बहुत आपको ब्याज का पैसा भी मिलेगा। क्या उस इंटरेस्ट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे, हाँ सर उस इंटरेस्ट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे। डन है क्या क्लास। सर इसका क्रक्स क्या है, क्रक्स इनवॉइस अगर टाइम पे इशू हो गया, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, टाइम क्या है वो देखना पड़ेगा कि सर अगर लिंक टू इवेंट है तो जैसे जैसे इवेंट खत्म हो जाएगा वैसे वैसे आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। पर सर अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं इशू हुआ तो बाय डिफॉल्ट अपन वेट थोड़ी करेंगे सर्विस कंप्लीट करने का, तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा ये वाला सर्कुलर भी क्या हो जाता है सर, खत्म हो जाता है। और सर रही बात हमारे चार्ज ऑफ जीएसटी के क्वेश्चन की, अब आ जाओ सर टाइम ऑफ सप्लाई के थोड़े से अपन अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है तो इसमें पूरा आरसीएम का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपके पास मॉड्यूल हो या क्वेश्चन बैंक में भी ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस। सर गुड्स के रिवर्स चार्ज में 3 बात, रिसीव डेट, पेमेंट डेट और 31 डे फ्रॉम इनवॉइस। पहला वाला केस कर लेते, 1 जुलाई, पेमेंट का अगस्त 10, जून 29 से 31 दिन गिन लो। तो राजा अब दिन गिनने में गड़बड़ मत करना, जून में 1, जुलाई में 30 जुलाई, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो 30 जुलाई, 10 अगस्त और 1 जुलाई में अर्लियर क्या हो गया, 1 जुलाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया हमारा, 1 जुलाई। अब सेकंड वाला केस छोड़ो, आ जाओ थर्ड वाले केस में। थर्ड वाला केस अच्छा है सर। देखो थर्ड वाले केस में क्या है, पार्ट पेमेंट 30 जून को आ गया, मतलब अब तो सर 2 केस बनेंगे क्योंकि पेमेंट भी है। तो एक तो जुलाई 1 30 जून, और अभी हमने 29 जून से गिन लिया था, कितना आया था। तो सर अर्लियर कौन सी आ गई, ये तो पार्ट पेमेंट की बात हुई। सर बाकी पेमेंट बाकी है, बाकी पेमेंट कब हुआ, तो सर फिर अर्लियर कौन सी आ गई, 1 जुलाई। तो फिर यहाँ पे 2 तारीख होगी, जून 30 फॉर पार्ट पेमेंट एंड 1 जुलाई फॉर द बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो बस ये सैंपल क्वेश्चन मेरे को आपको दिखाना था। सर अगर सर्विसेज होगा तो भी वैसे ही है, बस सर्विसेज में इनवॉइस से कितने दिन गिन देना, 61 डेज। ठीक है, अच्छा सर कौन सी तारीख मानिए, दोनों में से जो विचएवर इज अर्लियर होगी वही पेमेंट डेट को माना जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। ऑर्डर प्लेस हुआ है 18 अगस्त को शूज के सप्लाई के लिए। राम एंड कंपनी गेट्स कंसाइनमेंट रेडी, इन्फॉर्म्स कस्टमर, इशूज द इनवॉइस ऑन। कस्टमर को डिलीवरी कब मिली है, 7 दिसंबर। सर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, या तो अगर रिमूवल होगा तो रिमूवल हुआ ही नहीं, यहाँ पे डिलीवरी है तो डिलीवरी में कब तक इशू हो जाना चाहिए, और कब हो गया, विच एवर इज अर्लियर। सर ये जो पेमेंट दिया है दैट इज इररिलेवेंट, पेमेंट डेट को देखने की जरूरत ही नहीं है। आया आपको समझ में, बस इतनी सी ही बात है। बाकी तो टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ ज्यादा कुछ लोड लेने की जैसी जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रख लेना कि अगर सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एडवांस का टैक्स उसी टाइम पे देना पड़ेगा, और 2 अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, एडवांस का अलग और बाकी बैलेंस पेमेंट का अलग।
कभी कभार ऐसे टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे आपको पता ही नहीं हो कि आरसीएम लग रहा है, तो पहले आरसीएम का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इन्होंने बोला है कि सर मिस्टर प्रणव एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू न्यूट्रॉन अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो सर इसमें अपने को पता होना चाहिए कि सर अगर रिकवरी एजेंट एनबीएफसी को सर्विसेज दे रहा है तो इस केस में क्या लगता है, तब टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम का अब आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेज है, तो फिर 61 डे फ्रॉम इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा सर इनवॉइस कब बना है, तो इनवॉइस बना है 7 फरवरी, तो 7 फरवरी में 61 डेज गिन लो, तो 28 में से 7 गए 21, मार्च के 31, तो 9 अप्रैल आ रही है क्या, तो शायद 9 अप्रैल बोल रहे हैं, तो ठीक है 9 अप्रैल आ रहा है 61 डे, तो ये आ गया क्या 9 अप्रैल। और सर टाइम ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट हुआ है हमारा 18 अप्रैल और 20 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, तो भाई 9 और 18 विच एवर इज अर्लियर कौन सा हो गया हमारा 9 अप्रैल। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। इसी के साथ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन भी खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें ताकि आपको बहुत सारी जीएसटी की रिवीजन वीडियोस मिलती रहे।